हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी एकदम ठीक हैं बच्चों। आज ना हम अपना एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, ये करने वाले हैं। आपको गिवन क्या है? गिवन है एक आपके पास पोल है। देखो मान लीजिए हमारे पास ये हमारा पोल ये रहा, इसको कुछ नाम देते हैं ए बी कोई हमारा पोल है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि एक आपका कोई पोल होगा ए बी, ठीक है। हमने अपना ए बी एक पोल मान लिया है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये आपका पोल है, इस पोल पे आपने एक रस्सी को टाइट करके बांधा हुआ है। कैसे बांधा है? देखो ये वाला जो पोल है इसके थोड़ा दूर आपने एक पॉइंट लिया है, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पोल का जो ऊपर वाला पॉइंट है आपने इस रस्सी को यहाँ से टाइटली ऐसे बांध दिया है, ठीक है। और रस्सी कितनी बड़ी है? रस्सी की जो लेंथ गिवन है वो आपको गिवन है 20 मीटर। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 20 मीटर की आपकी रोप है, एक वर्टिकल टावर है। उसके बाद गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है ना, ये वाला पोल, इसकी हाइट आपको कैलकुलेट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो आपने रोप को टावर के टॉप पे जो बांधा था वो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, उसका नाम है भैया 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। एक आपके पास पोल है, पोल का नाम हमने ए बी रखा। पोल से थोड़ी दूरी पे आप लोग गए, वहाँ से एक रस्सी को देखो नीचे मान लो आपने बांधा होगा यहाँ, और वहाँ पे वो जो ऊपर का जो अपना टावर है, टावर का जो टॉप है वहाँ से टाइट करा, उसको वहाँ से भी बांध दिया। अब रस्सी ऐसी होगी एकदम टाइट, ठीक है। 20 मीटर की आपकी ये कोई रस्सी है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था, जब हम ये वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर उसमें किया था तो हमने बताया था ये जो आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल इसको कंसीडर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बन रहा है एंगल, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट ये रहा, ये आपका लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट आप कंसीडर कर सकते हैं ना। हाँ वो अलग बात है, आप यहाँ से देख नहीं रहे, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए। ये हॉरिजॉन्टल एंगल, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री की बने, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको हाइट कैलकुलेट करना है टावर का। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज़ पढ़ा था साइन कोस टेन। अगर हम यहाँ पे टेन देखें, टेन थीटा बन जाएगा सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बिल्कुल सही बात है सर। अगर साइन थीटा देखें तो बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सर अगर कोस थीटा देखेंगे बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बिल्कुल सही बात है सर। अब ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट को सी कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। ट्रायंगल बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, देखो टेन थीटा अगर लगाने जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ए बी और ये वाला बेस बी सी। नहीं तो हमारे पास ए बी है, नहीं हमारे पास बी सी है, तो टेन का कोई मतलब नहीं बैठता है। अभी बचता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा बोले तो एंगल कितना है 30 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, वो हमें कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनियस हमें गिवन है 20 डिग्री। अरे जो पोल होगा वो वर्टिकली एकदम ऐसे होगा ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये मत पूछ लेना पोल सीधा ही क्यों होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अब देखो करना क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। उससे पहले अगर आपका मन करता है तो थोड़ा लिख दीजिए, क्या, वही अपना लेट ए बी बी आ पोल, ठीक है, एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ rope which is 20 मीटर लॉन्ग। या फिर लेंथ क्यों बोलना, ए सी इज द रोप, ए सी इज तो लिखा है, ए सी इज द रोप विच इज 20 मीटर लॉन्ग। देखो आप अपनी तरफ से लैंग्वेज कुछ भी बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे लिख देना। नहीं भी बनाओगे, ट्रायंगल बनाना वहाँ ठीक ठाक तरीके से, फिगर एकदम अच्छे वाली बनाना, सीधा लिखना इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है, साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख दिया सीधा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल ए बी सी में। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर, 1/2 होती है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे नहीं पता, देखो ए बी है ना,
हमें निकालना है ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। क्या आपको पता है हाइपोटेनियस हमारी 20 है? यस सर 20 है, ये लो 20। तो ए बी कितना आ गया? 20 इधर लेके जाओ, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी कैंसिल आउट करोगे 10 बन जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई 10, ए बी आ गया आपका 10 मीटर, 10 मीटर। ए बी बोले तो पोल की हाइट, पोल की हाइट कितना है? 10 मीटर। अगर आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि ये सी बी कितना होगा, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 20 हो गया, ये 10 मीटर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर tan थीटा लगाओ। देखो ये भी कैलकुलेट करके बता देते हैं। मेरे को लगता है उसने कैलकुलेट आपसे नहीं कराया है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रो विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, उसने बोला है ना ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो भी बताया था ना वही ग्राउंड लेवल है। अगर आपसे BC वो बोलेगा तो कैलकुलेट कर देना tan थीटा लगा के। आपका आंसर यही है, यहाँ तक आ गया। अभी एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो इसे भी। अगर आपको बोले कि ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो पाइथागोरस लगा सकते हो या फिर tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्या परपेंडिकुलर समझ में आता है? 30 डिग्री है। हाँ जी सर 30 डिग्री है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है सर? अभी निकाला 10। बेस सर नहीं पता। tan 30 की वैल्यू बताओ। tan 30 की वैल्यू सर 1/√3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई बेस b। क्रॉस मल्टीप्लाई, b इधर लेके जाओ, b इज इक्वल टू tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan√3 मीटर। कहानी खत्म। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ईजी है, हाँ उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन अच्छे वाले आने वाले हैं। मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं रफ कर दूँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ कर दें क्या? चलो रफ कर ही देते हैं। देख ये वाला क्वेश्चन आसान है, 2-3 क्वेश्चन काफ़ी आसान है इसमें शुरू में, और बाद वाले क्वेश्चन बेहद अच्छे हैं। आसान नहीं, बेहद अच्छे हैं। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट मेकिंग द एंगल 30 डिग्री with the ground. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो बड़ा आसान है, ध्यान से देखो क्या बोला। एक आपके पास ट्री है, मान लो ये हमारे पास एक ट्री है, इसको ए बी कंसिडर कर लेते हैं। ए बी हमारा एक ट्री है, ये ट्री बीच में से टूट गया, हवा चली और ये बीच में से टूट गया। जहाँ से ये टूटा वो वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ओ। अब जैसे ये टूटा हुआ पार्ट ज़मीन के साथ टकराया और एक एंगल बना लिया। ये देखो, मान लो ये पॉइंट ओ पॉइंट से टूटा और ये वाला पार्ट टूटते ही नीचे गिरा और ये ग्राउंड के साथ टच हुआ, तो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई ना तुम्हारे, है ना? ए पॉइंट नीचे आ जा। अब हुआ क्या, यहाँ से एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ओ ए बी एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है जहाँ से उसने टच किया ग्राउंड को, ये वाली डिस्टेंस ट्री का जो बॉटम है और जहाँ पर उसने ट्री ने टूटने के बाद ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे टच किया उसके बीच का डिस्टेंस बच्चों 8 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। और ये वाला एंगल भी गिवन है 30 डिग्री की, भाई 30 डिग्री का उसने एंगल बनाया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ ट्री। ए बी हमारा ट्री है भाई, ए बी हमारा क्या है? ट्री। हमें हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा लिख देना, लेट ए बी बी द ट्री। ठीक है, इतना लिख देना कि हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 है कि मान लो ए बी हमारा ट्री है और जहाँ से वो टूटा वो वाला पॉइंट क्या है? ओ। और उसके बाद हमारा एक ट्रायंगल बना है ए बी ओ। तो लिख देना, लेट ए बी बी द ट्री एंड ओ, या फिर लिखना एंड इट broke down from the point O। बस इतना लिख देना। नाउ अब उसके बाद ट्रायंगल बन जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी ओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट का मतलब ए बी पूरी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले तो ओ बी निकाल लूँगा, उसके बाद ये वाला ए ओ निकाल लेंगे। ओ बी और ए ओ ये टोटली तो ए बी है, टोटली तो हाइट है, जो ए ओ वाला पार्ट है वही तो नीचे आया। हाँ सर, इतनी बात समझ में आती है। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ
हम यहाँ पे tan 30 अगर यूज़ करें तो हमारा काम बन जाएगा सर। tan 30 क्यों? क्योंकि tan 30 tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हम इजीली निकाल सकते हैं। tan 30 परपेंडिकुलर है हमारा OB, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बेस है हमारा 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई 8, 8 यहाँ पे लेके जाओ, 8 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू OB। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप अपना, रेशनलाइज कर लेना। तो 8 √3 नीचे है तो ऊपर √3 और नीचे भी एक और √3 लिखो, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली। 9th क्लास में काफ़ी कराया हमने, है ना। 9th क्लास में बहुत सारा किया आपने किया क्या है, √3 जैसा जो मान लो अंडर में कुछ नीचे लिखा होता है ना, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कई बार हम साइन चेंज करके भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो अलग बात है। अभी के लिए इतना समझो, √3 नीचे लिखा है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। तो 8√3 बन गया, हाँ जी सर, √3 ये बन गया भैया 3 इज इक्वल टू OB। ये वाली बात पता है ना, जब सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आ जाता है। √3 मल्टीप्लाई √3 3, अंडर रूट में जब सेम की मल्टीप्लाई करते हैं वही तो बचता है। सर OB तो आ गया, अब AO निकालो, बड़ा आसान है। साइन 30 डिग्री लगाओ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर सर अपना OB, हाइपोटेनियस अपना सर AO। जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। OB हमें गिवन है, OB कितना है सर 8√3 डिवाइडेड बाई 3, और AO तो भैया साथ में है ही, डिवाइड में 3 आया और डिवाइड में AO था, मतलब 3 और AO दोनों डिवाइड में हो गए। साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 इज इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाई 3, AO ये रहा। अब AO यहाँ पे जाएगा, कहाँ लिख के, यहाँ पे लिख दूँ क्या? हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो AO यहाँ पे जाएगा, AO इज इक्वल टू 8 यहीं पे रखना, √3 भी साथ में ही रखना भैया, 3 कहीं मत लेके जाना, यहीं रखना। ये वाला पार्ट AO यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, 2 यहाँ पे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं 16 डिवाइडेड बाई 16 हो गया ना। अब 3 यहीं पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो AO की वैल्यू आ गई 16√3 डिवाइडेड बाई 3। AO भी अपना आ गया, ठीक है, OB भी अपना आ गया। AO और OB दोनों मिलके बनाएंगे ट्री, है ना। AO और OB दोनों मिलके बनाएंगे ट्री, तो AB अपना क्या है ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हुआ, H बोले तो हाइट ऑफ ट्री। सर हाइट ऑफ ट्री हो गया ये कंप्लीट, मतलब OB प्लस AO दोनों को ऐड कर दो, 8√3/3 दोनों को ऐड कर दो। क्या किधर लिखें, ये वाला पार्ट रफ कर दो क्या भाई? नोट करना है तो कर लो, वरना रफ कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। इधर लिख देंगे यार, जगह नहीं है यहाँ पे, है ना। 1 मिनट रुको भाई, ये वाली बात तो तुम्हारी समझ में आई ना। पेड़ टूटा, नीचे गिरा, हवा के झोंके आए, पेड़ को तोड़ा, नीचे गिरा, 30 डिग्री का एंगल बना। अपन ने tan लगाया, tan लगाते ही परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया, हो रहा 8√3 डिवाइडेड बाई 3, रेशनलाइज किया यहाँ से। ठीक है, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा तो भैया क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री, H ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितना था जो अभी आया था? अरे रफ कर दिया क्या हमने? चलो कोई बात नहीं, कुछ तो आया था, हाँ आया था, क्या आया था? 8√3 डिवाइडेड बाई 3, हाँ यही आया था। प्लस ऐड कर देंगे इसमें वो AO 16√3 डिवाइडेड बाई 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एलसीएम वही अपना 3 आ गया सर, उधर 8√3 प्लस 16√3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 8√3 16√3 सर, ये बन गया भैया 24√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करो, 3 × 8 = 24, 8√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री इतना मीटर आ गया, H हाइट ऑफ ट्री इतना मीटर आ गया। कोई बच्चे को कोई समस्या नहीं सर, आसान है। हाइट ऑफ ट्री बोले तो AB के लिए हमें ये समझ में आता था, हमें OB निकालना है, AO निकालना है। सर OB निकाल लेंगे tan की हेल्प से, AB फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज साइन कोस tan तो आपके पास है, तो हमने साइन से निकाल लिया AO। OB तो हमने tan से निकाला, AO अपन ने साइन से निकाला, दोनों को ऐड किया, ट्री बन गया।
जल्दी नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन का फिगर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर आपके सामने। सॉल्यूशन नंबर थर्ड खत्म करने वाले हैं। देखो क्या गिवन है, गिवन है आपको कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में बच्चों को खेलना है, वो वाले नहीं गेम होता क्या, गेम क्या है वो, ऐसे स्लाइड पे चढ़ते हैं ऊपर से, देखो इधर से चढ़े स्लाइड से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आए, ठीक है, वही वाला है ना। बोला है कि जो 5 साल वाली एज के है ना, 5 साल से नीचे है जिनकी एज, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स सी प्रीफर्स टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। दो बनाया, 2 स्लाइड लगाया उसने। इंस्टॉल करने का मतलब ये नहीं प्ले स्टोर पे जाके उसने स्लाइड को इंस्टॉल कर लिया, नहीं। एक पार्क है, पार्क में 2 ऐसे स्लाइड लगाया, एक स्लाइड का हाइट 1.5 मीटर है, और ये वाला जो स्लाइड है वो छोटे बच्चे के लिए है जिसकी हाइट 5 से कम है। हाइट कह रहे हैं एज 5 से कम है, 5 साल से छोटा है ना, हाँ 5 साल से जो छोटा है उसके लिए एक ये वाला स्लाइड बनाया गया जिसका देखो हाइट तो 1.5 है, बच्चा यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। ये खुद गिवन है उसने क्वेश्चन में। हाँ, उसके बाद उसने बोला है कि Whereas for the elder children, जो अपने बड़े बच्चे हैं, she wants to have a step slide of a height at a height of 3 meter, inclined at an angle of 60 degree. What should be the length of the slide in each case? दूसरे केस में बोला है भैया एक 3 मीटर का है, देखो ये तो 1.5 मीटर का था 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, एक 3 मीटर का है, और ये जो स्लाइड है 3 मीटर वाला, देखो 3 मीटर की हाइट पे जो है ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, और आपको कैलकुलेट करना है दोनों केस में ये जो लेंथ क्या होगी स्लाइड की, ये वाली लेंथ, इसको L1 मान लें क्या, ठीक है, और ये वाली लेंथ इसको L2 मान लेते हैं। ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। अरे यार बड़ा आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। लैंग्वेज लिखोगे क्या, लिख देना है ना, ये लिख दे, क्या लिखना, सीधा सीधा जो क्वेश्चन में गिवन है वही तो फिगर बनाया, लिखो सीधा इन ट्रायंगल। लैंग्वेज मत लिखना, अगर इसमें सीधा सीधा भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। PQR वाले ट्रायंगल में सर हमें ये समझ में आता है अगर हम tan 60 लगाएंगे तो काम बन जाएगा। क्यों, देखो अभी बताता हूँ। tan 60 इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई साइन। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, साइन लगाओ, साइन, हाँ साइन 60 लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सर 3, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस विच इज़ L1। साइन 60 का वैल्यू तुम्हें पता है क्या, पता होना, देखो याद कैसे करते हैं, साइन 30 का वही कोस 60 का, है ना, जो कोस 30 का वही साइन 60 का। अब कोस 30 का होता है √3/2, वही साइन 60 का, √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई L1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L1 इधर लेके जाओ, तो √3 L1 इज इक्वल टू 3 2 6। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, L1 आ जाएगा अपना 6 डिवाइडेड बाई √3। ये वाली बात समझ में आएगी तुम्हें, हमने ठीक किया गया। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस L1। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई L1 इधर लेके चले गए और 2 इधर लेके चले गए, तो 3 2 6, यहाँ पे √3 बचा, √3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, 6/√3 आ गया। L1 थोड़ा सोल्व कर लीजिए आप, करना क्या है, 6 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस उतना ही आसान है। ये 6 √3 है, यहाँ पे जब आपने √3 से मल्टीप्लाई किया था, रेशनलाइज किया ना डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 3 बन गया, और ये 3 2 6 हो गया, तो ये आ गया 2√3। बताओ क्या ये वाली बात समझ में आई आपके, 2√3 मीटर। हाँ, L1 तो निकल गया। अब ये वाला ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल ABC, ये वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगाओ, tan के इसमें भी साइन लगाओ ना, साइन से काम चल जाएगा। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर विच इज़ 1.5 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस विच इज़ L2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई L2। ये वाला पार्ट रफ कर दूँ क्या, इधर वाला, है ना, ये तो आसान था ना, बस साइन 60 लगाया और वैल्यू कैलकुलेट किया। नीचे लिख देता हूँ, है ना,
2√3 आया था ना कट करके, इधर लिख देते हैं, कैंसिल आउट होके आया था L1 का वैल्यू 2√3, डिब्बे में बंद कर दो। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, L2 यहाँ पे लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2, 1.5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाएगा, 3 मीटर। बस ये वाली जो स्लाइड है दूसरी, उसका जो ये लेंथ है वो 3 मीटर है, और ये वाली जो स्लाइड है इसका लेंथ है 2√3, है ना, कितना है 2√3, बस इतना ही था। तो समझ में आया आपके, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, देखो उसकी फिगर बना दी गई है, गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब टावर की बात की गई है तो टावर बनाना पड़ेगा। तो टावर बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टावर है ए बी, देखो हमने माना ए बी हमारा टावर है, उसकी हाइट कंसीडर कर लो h, मत कंसीडर करो, चाहे ए बी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, है ना, ठीक है। ए बी आप मान लेना, ए बी हमारा टावर है, हाइट भी ए बी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे ही मान लिया, हाइट h मान लिया है, और इसने बोला कि पॉइंट कोई ले लीजिए आप ग्राउंड पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बारी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वो वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ बन रहा होगा, ओरिजेंटल लेवल के ऊपर होगी लाइन ऑफ साइट, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये आपका टावर ए बी है, टावर का टॉप ये रहा, और यहाँ से ये वाले पॉइंट से, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से आपका जो टावर का टॉप है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 30 मीटर दूर है ग्राउंड से, ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड कह रहा हूँ, ग्राउंड ये जो टावर है, टावर का जो बॉटम है वो वाले पॉइंट से लेकर ये वाला जो पॉइंट ग्राउंड पे है ये 30 मीटर दूर है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो वाला पॉइंट टावर के बॉटम से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसने बोला है कि आप हाइट कैलकुलेट कर दीजिए टावर की। देखो आपको अगर फिगर समझ में आया तो हमें ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे 10 लगाएंगे तो काम बन जाएगा। उससे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज बना दूँ मैं, लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h, ठीक है भाई। C is the point which is 30 meter away from the foot of the tower, from the foot of the टावर, टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, इतना लिख देना बस, बाकी तो फिगर में से दिख जाएगा। इन ट्रायंगल नाउ अब करना क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में थोड़ा कंसिडर करते हैं कुछ। सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस नज़र आ रहा है तो tan 30 लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या है, बेस, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। देखो कितना है, परपेंडिकुलर है भैया h, कितना है h, डिवाइडेड बाय बेस कितना है 30, ओके 30। tan 30 की वैल्यू पता है क्या, हाँ जी सर पता है, कितना होता है 1/√3, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू हाइट h है डिवाइडेड बाई 30 यहाँ पे लेके जाएंगे तो बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू h। आंसर आ गया, आप रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, √3 यहाँ भी और नीचे भी अपने को √3 लिखना है ना। चलो √3 इज इक्वल टू हाइट h, √3 सर 3 बन गया, कितना बन गया 3, ऊपर लिखा है 30√3 इज इक्वल टू h, 3 से कैंसिल आउट, 3 से 10 बार, 3 1 जा 3 0, तो 10√3 मीटर हाइट आ गया अपना टावर का। आसान है ना। थोड़ा सा फिगर ध्यान से देखना कि हमारा एक टावर है
ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वो वाले पॉइंट से टावर का जो टॉप है उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, वो वाला पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, तो आप टावर की हाइट कैलकुलेट करके बताओ। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है तो 10 लग जाएगा, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बस 10 लगाओ, आंसर लाओ। समझ गए क्या आप लोग? इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर मैं बना देता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि द एंगल अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अवे above from the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखो गिवन क्या है, एक पतंग है ना, दिल की पतंग उड़ी जाए। अब ध्यान से देखना, एक आपकी पतंग है, पतंग आपकी जो काइट है वो उड़ रही है हवा में, आराम से मज़े में उड़ रही है, और वो जो पतंग है वो 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। देखो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और पतंग हो रही है एकदम ऊपर आपके, ऐसा नहीं होता। देखो आप यहाँ पे खड़े हैं तो पतंग उधर उड़ रही होगी, आप या तो ऐसे उड़ा रहे होंगे या इधर से उड़ रही होगी या उधर से या इधर से ना, तो आपसे थोड़ा सा दूर होगी ना पतंग। मान लो ये आपका वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जिससे पतंग आपने बांध के रखी हुई है, और उसने ये गिवन है कि आपने इसका एक सिरा ज़मीन के साथ ऐसे आराम से बांध दिया एकदम, ठीक है, और वो पतंग आराम से उड़ रही है। और जो बीच में आपका उसने बोला है ना, देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मतलब ऐसे पतंग का जो धागा है उसमें कोई झोल नहीं है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है वो, ठीक। तो ये जो आपका है ये पतंग का स्ट्रिंग है, आपने सी पॉइंट से उसको आराम से ग्राउंड से बांध दिया गया है। पतंग यहाँ से यहाँ पे उड़ रही है अपने मज़े से। ये वाली जो ए पॉइंट है ये पोजीशन मान लेते हैं अपना काइट का, आराम से मज़े से अपनी पतंग उड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो पतंग है अगर हम सीधा ग्राउंड लेवल से बात करें तो ग्राउंड से वो 60 मीटर अबव है। आप यहाँ से उधर पतंग उड़ा रहे हैं, अब वहाँ से आपकी वहाँ पतंग उड़ रही है, तो आपने वहाँ से चेक करने की कोशिश की तो वहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, वो परपेंडिकुलर 60 मीटर है, तो ये हुआ हाइट। बेसिकली जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है आपका हाइट। तो पतंग से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल और पतंग के बीच में जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है वो हाइट है। किसका हाइट है? वो पतंग का हाइट है, यानी जो आपकी काइट है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है? वो 60 मीटर ऊपर निकल गया है। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? हाँ जी, आनी चाहिए। और जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है अपना ग्राउंड के साथ, मतलब जिस पॉइंट के साथ उसको बांधा वहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना है। तो मान लेंगे लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे ए अपनी पोजीशन है, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट एट एनी टाइम टी। क्या इतना लिखना जरूरी है? नहीं, मत लिखो, केवल इतना लिख दो लेट ए बी द काइट। मान लो ना ए अपनी काइट है ना, और ए बी अपना डिस्टेंस कितना है, हाइट कितना है 60 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री वो भी गिवन है। अब ये भी मत लिखना चाहो, अगर आपका मन नहीं कर रहा सर हम तो इतना भी नहीं लिखेंगे, मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता बच्चों, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में। सीधा लिखो ए बी सी, ए के साइड में काइट, समझ जाएगा वो अपनी काइट है, ये अपना इधर लिखो स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग है, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। एग्ज़ाम में अगर इतना भी लिख के आओगे ना, ए ये अपनी काइट, ठीक है सर, ए बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तब भी ठीक है। हाँ क्या बात करें सर? हाँ भाई ठीक है, तब भी ठीक है, चलेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ध्यान से देखो, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर आपके पास है, आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है क्या कि साइन 60 डिग्री आपकी हेल्प करने वाला है, 60 डिग्री क्योंकि एंगल 60 है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है सर? साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस अपने को निकालना है। हाइपोटेनस इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इज इक्वल टू 60 × 2 120,
हाइपोटेनस आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई √3, वही अपना रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हाइट इज इक्वल टू बेसिकली हाइपोटेनस है ना 120 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 3 बन गया, 3 चौक 12 40, तो हाइट आ गया 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, बस इतना ही था। हाँ भाई इतना ही था, आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन भी आएंगे। नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक हम फिगर बना दें क्वेश्चन की। हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर आपके सामने है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा होगा, कोई बात नहीं, ईजी है, हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बारी। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक आपके पास 30 मीटर की बिल्डिंग है, देखो ये 30 मीटर की एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस दूर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर का लड़का कोई खड़ा हुआ है, मान लो ए बी अपना वो बॉय है जो अपना 1.5 मीटर का है, और पी क्यू जो हमने अपना बिल्डिंग मानी है उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, और देखो ये इतना गिवन था, हमने बना दिया। पी क्यू अपना एक बिल्डिंग बना दिया, ए बी अपना कोई लड़का है, वो अपना ए बी लड़का बना दिया, ठीक है। ए बी मान लो ना, ए बी अपना कोई बॉय है जो कि कुछ दूरी पे खड़ा है, कहाँ से? बिल्डिंग से। अब देखो हुआ क्या, हमने जब ए बी बॉय बनाया था और पी क्यू बिल्डिंग बनाया था, तो ये वाली डिस्टेंस को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वर्क्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। 30 to 60। देखो अब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ, मान लो मैं हूँ, मेरे सामने एक बिल्डिंग है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम एक बिल्डिंग को देख रहे हैं ऐसे, तो बिल्डिंग को देख रहे हैं, कोई बात नहीं, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चले, देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जब एंगल, देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था 30 का, जब हम बिल्डिंग के पास जाएंगे तो बिल्डिंग हमारे पास आएगी, हम बिल्डिंग के पास जाएंगे, एक ही बात है ना। देखो बिल्डिंग कैसे पास आएगी, हम बिल्डिंग के पास जाएंगे, तो अब हमें बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा अपनी नेक को। ये वाली बात समझ में आती है क्या? हाँ, जब हम बिल्डिंग और खुद की बात कर रहे होंगे या फिर और किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे जो बिल्डिंग के पास जा रहा है, उसको उसके टॉप को देखता हो, तो आपको एक बात समझनी होगी, जब आप बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और उसके टॉप को देखेंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। अगर आप बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। खुद देख लो ना, क्लासरूम में खड़े हो, अपने घर अभी खड़े हो, जहाँ पे अभी क्लास देख रहे हैं ना, उधर से खड़ा हो जा, खड़ा होकर ऊपर देख, ऐसे खड़ा हो जाए, खड़ी हो जाए एक ही बात है ना। खड़े हो जाओ, ऊपर देखो ध्यान से, किसी भी पॉइंट को देखो। अब थोड़ा उसके पास आने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा और ऊपर देखना पड़ेगा, है ना। जब आप उसके पास आएंगे थोड़ा सा और ऊपर देखना पड़ेगा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। तो 1.5 मीटर का एक बॉय था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई से बनाना था, ये हमने कहाँ से बना दिया, फ्रॉम हिज आई, उसकी आँख से बन रहा है, आँखें तो देखेंगी, पैर थोड़ा ही देखेंगे, तो यहाँ से देखो फ्रॉम हिज आइज, उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बना भैया 30 डिग्री। देखो ये वाला हमने केस डिस्कस किया था, अगर आपको याद है, अगर आपके याद है ना, ये वाला केस हमने डिस्कस किया था जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे ना ये वाले चैप्टर का, याद है ना। तो उस देखो ये लड़का है, उसकी आंखें ये रही, टॉप देख रहा है बिल्डिंग का, एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री का एंगल बना। ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, ये वाली लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेना हॉरिजॉन्टल लेवल के, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लेवल का काम करेगी। अब ये लड़का थोड़ी पास चला, थोड़ा सा पास चला बिल्डिंग के, इसको ए डैश कंसिडर करो, इसको बी डैश, ये अपना लड़का थोड़ा सा पास चला, वापस से उसी पॉइंट को देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ सर? गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री। बताओ क्वेश्चन समझ में आया आपके? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है अपनी आँख से, तो एंगल यही तो बनेगा, ये पूरा एंगल थोड़ा ही बन जाएगा, ये तो एंगल बनेगा 30 डिग्री का। थोड़ा वो पास चलता है तो उसकी नेक थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगी, जब टॉप को देखेगा थोड़ा और ऊपर देखना होगा उसे, तो एंगल 60 डिग्री का। तो समझ जाना, जब वो बिल्डिंग की तरफ आप जाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, बिल्डिंग से दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितना, s मान लो। ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मुझे इतनी बात समझ में आती है कि जो ए पी और इस ए वाले पॉइंट को कंसिडर करो ओ, ए पी ओ जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसकी हेल्प से, ए पी ओ की हेल्प से ए ओ कैलकुलेट कर लूँ, ए ओ का मतलब बी क्यू होगा, बिल्कुल सही बात है, ए ओ और बी क्यू दोनों सेम सेम होंगे। ए ओ कैलकुलेट कर लूँ इन ट्रायंगल ए पी ओ से, उसके बाद इन ट्रायंगल ए डैश पी ओ से अगर हम ए डैश ओ कैलकुलेट कर ले तो पूरे में से ए डैश ओ माइनस कर देंगे तो ए डैश बच जाएगा, और ए डैश का मतलब बी डैश मतलब एस आ जाएगा। अपना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यस ये समझ में आता है। ये 1.5 मीटर है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5। कैसे पता लगा, देखो ये भी तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, वो भी 1.5 होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, देखो कंप्लीट कितना है 30, 1.5 नीचे आ गया तो वो बच गया 28.5, बिल्कुल सही बात है। पूरा 30 था, 1.5 नीचे है तो ऊपर वाला कितना बचा सर 28.5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब इजी है, बस फिगर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना, क्वेश्चन इजी होते हैं। इन ट्रायंगल ए पी ओ ट्रायंगल में हम tan 30 लगा सकते हैं क्या? हाँ, उससे पहले हम कुछ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? पी क्यू, ये अपनी बिल्डिंग है, ये क्या है अपनी बिल्डिंग, ठीक है। ए बी ये आपका कोई बॉय है, कोई लड़का है, बस बाकी तो सब फिगर में गिवन है, ठीक है। आप लिख देना, अब तो लैंग्वेज बना लोगे ना थोड़ा सा। लेट पी क्यू बी द बिल्डिंग, या फिर पी क्यू बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड ए बी बी द बॉय हुज हाइट इज़ 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन आप मेंशन कर देना फिगर में, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। tan 30 लगाओगे सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5। देखो ये वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पी ओ होगा वो चीज़ 28.5, समझ गए ना आप लोग। ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाया, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू मत ले लेना, परपेंडिकुलर होगा पी ओ और डिवाइडेड बाय बेस होगा ए ओ, इसको इधर लेके जाओ। ए ओ इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर, ए ओ हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है सर। उसके बाद हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए डैश पी ओ ट्रायंगल में अगेन हम tan यूज़ करते हैं, इस बार tan 60 डिग्री लग जाएगा। ये वाले ट्रायंगल में ए डैश पी ओ ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना वही पी ओ एंड पी ओ इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, मतलब सॉरी बेस वाली डिस्टेंस ए डैश ओ, ये वाला ट्रायंगल लिया है ना तो बेस ए डैश ओ होगा, सही बात है। tan 60 का मतलब हो गया सर √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई ए डैश ओ। कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाओ, उसको नीचे लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई लो, इसके नीचे 1 मान लो, √3 ए डैश ओ इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 1, ए डैश ओ इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। समझ में आता है क्या? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगली लाइन में करे क्या, यहाँ लिख दो 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3। ये वाली बात समझ में आई ना? आसान है यार, तब से यही तो कर रहा हूँ। 28.5√3 डिवाइडेड बाई पॉइंट है, ये पॉइंट √3 3, ठीक है। तो ए डैश ओ कितना आ गया 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दो, 3 नम 27, 3 पंजे 15, √3 मीटर, इतना मीटर अपना आ गया, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, इंक ज़्यादा निकल रही है भाई इसमें से शायद, है ना, चलो कोई बात नहीं। 9.5√3 ए ओ ये कंप्लीट था 28.5√3, ए डैश ओ ये रहा 9.5√3। हमें तो भैया ए डैश पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ए डैश इज इक्वल टू
बी डैश, ए डैश बी डैश के इक्वल है, छोड़ो एस बी मत मानो, क्या ही फर्क पड़ता है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गए, देखो ए डैश बी डैश के इक्वल है, ये जितना वो इतना, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सर ये कंप्लीट माइनस उधर वाला, ये कंप्लीट कितने 28.5√3, ये कितने 9.5√3, तो 28.5√3 में से 9.5√3 माइनस कर देंगे, लिखो 28.5√3 माइनस आएगा नहीं क्या, चलो और कहीं लिखते हैं, कर लोगे ना अब आप लोग, थोड़ा सा जहाँ चाहिए होगा बस, और क्या रफ करना पड़ेगा, चलो यही वाला पार्ट थोड़ा रफ कर देते हैं। बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3, ठीक है, माइनस कर दो, कितना बचेगा 28.5 में से √3 जाएंगे 19.3 मीटर, समझ गए क्या आप लोग, ये आ गया आपका वो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था वो अपना निकल गया 19√3। ईजी है ना बच्चों, हमने क्या किया भैया, ये कंप्लीट में से ये वाला माइनस किया, ये कंप्लीट हमने ए पी ओ ट्रायंगल से निकाला, ए डैश ओ हमने ए डैश पी ओ ट्रायंगल से निकाला, ए ओ में से ए डैश ओ माइनस किया तो अपना 19√3 आ गया। ये अपना बी डैश या सॉरी बी डैश या फिर ए डैश है, ये और ये दोनों बराबर है, और ये तो डिस्टेंस वो है जो उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, समझ रहे हैं क्या आप लोग, बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना था, इसका आंसर मैच कर लेगा एक बारी, 19√3 आ रहा है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी बुक में, ओके 19√3 एकदम 19√3 एकदम सही आंसर है। चलो आज हम इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, ईजी हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकी रहते हैं कितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन और रहते हैं, हो जाएगा ना। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे ये वाला चैप्टर, नेक्स्ट नहीं तो एक और आ जाएगा बस।